ये कहानी है एक 5 माह के बच्चे की, जिसको इसके वालिदैन के सिर्फ एक गलत फैसले ने सारी उम्र के लिए मजबूर कर दिया। ये बच्चा जब मेरे पास पहली दफ़ा आया था, तो इसके सिर का साइज़ बड़ा था और इसकी कमर पे फोड़ा था। इसको मैंने अल-राज़ी हॉस्पिटल एमएम आलम रोड पे पहली दफ़ा देखा था। 5 मंथ्स एज थी। पेरेंट्स को मैंने सारी बात तफ़सील से समझाई कि इसके हाइड्रोसेफलस की तकलीफ़ है और साथ में जो है इसको माइलोमेनिंगोसील है और इनको अलग-अलग ऑपरेट करना पड़ेगा। पहली जो उस पे इमरजेंसी थी वो हाइड्रोसेफलस था, क्योंकि दिमाग के पानी के प्रेशर की वज़ह से उसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। बच्चे की एज बहुत कम थी। मैंने कहा जी आपके बच्चे का फौरी तौर पे बीपी शंट होना है, उसके बाद हम इसके कमर के फोड़े का ऑपरेट करेंगे, तो आप इसके लिए तैयारी करके आएँ ताकि हम आगे लेके चल सकें। इन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब हम घर वालों से मशवरा करते हैं। ये चले गए घर। उसके बाद पेशेंट हमारे फॉलो अप से ड्रॉप हो गया। पेशेंट मेरे पास आता है अब इसकी 6 महीने बाद। अब इसकी एज तकरीबन 1 साल की होने वाली। अब क्या सूरत-ए-हाल है? बच्चे का 2 दफ़ा शंट हो चुका था, जो दोनों दफ़ा ब्लॉक हो रहा था और बच्चे का माइलोमेनिंगोसील भी ऑपरेट हो गया था, लेकिन कमर का ज़ख्म खुला हुआ था और वहाँ से पीप आ रही थी। कहानी क्या होती है, ये बात सुनने वाली है और ये बात आप सब लोगों के साथ होती है। बच्चे को मैंने पहली दफ़ा देखा, उसके पेरेंट्स को मैंने सारा आगाह किया। उन्होंने जाके एक एस्टीमेट लिया और एस्टीमेट देख के कहा कि जी प्राइवेट में हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चले गए एक सरकारी अस्पताल। बिल्कुल ठीक है, आपको जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल के ओपीडी में जो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने इन्हें अपना नंबर दिया। कहते हैं कि मैं तुम्हारा आज ही शाम को ऑपरेट कर दूँगा, तुम फलाँ अस्पताल पे आ जाओ। उस वक़्त नया-नया सेहत कार्ड शुरू हुआ था और ये सेहत कार्ड पे जाके इन्होंने बच्चे का शंट करा लिया। बच्चे का शंट होता है। शंट के बाद क्या होता है, उस बच्चे को बहुत हल्की क्वालिटी का शंट डाला गया, जो ड्रैप अप्रूव्ड भी नहीं था। ड्रैप एक इदारा है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। वो शंट हफ्ते बाद ब्लॉक हो गया। उसके बाद दोबारा उसके शंट का ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में हुआ। वहाँ पे ज़रा बेहतर क्वालिटी का शंट डला। क्योंकि यही होता है ना कि जब आपके प्राइवेट में केस खराब हो जाते हैं, तो आप उठा के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। एनीवेज़ बच्चे का अब शंट हुआ। उसके बाद क्योंकि सरकारी अस्पताल में था, तो उसने वहाँ पे डॉक्टर साहब से दोबारा मशवरा लिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कमर के फोड़े का इलाज करना है, आ जाओ तुम्हारा प्राइवेट में कर देते हैं। सेहत कार्ड पे पैसे पड़े हुए थे, उसका प्राइवेट पे फिर ऑपरेट हो गया वहाँ पे एक और अस्पताल में। अब जो इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे का जब ऑपरेट हुआ, तो उसका ऑपरेशन के फौरन बाद सीएसएफ लीकेज शुरू हो गया। सीएसएफ लीकेज क्या होता है? उसमें पानी होता है जो कमर का लीक हो रहा होता है। आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि वो लीकेज इतना ज़्यादा हुआ कि उसकी पूरी कमर का ज़ख्म खुल गया। अब ये क्यों हुआ ऐसे? वो इसलिए हुआ कि जिन डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया था, उन्होंने प्रॉपर्ली उसका क्लोज़र नहीं कर पाए थे किसी वजह से। प्रॉपर क्लोज़र ना हो तो ये प्रॉब्लम होता है। और माइलोमेनिंगोसील के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप ऑपरेट कर रहे हो, तो एक-एक चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप क्लोज़ करना होता है। इन्होंने जब मुझे पहली दफ़ा दिखाया था, तो इन्हें मेरी हिदायत याद थी, इन्हें मेरी एडवाइस याद थी। ये वापस मेरे पास आए। ज़ख्म पे पट्टी हुई थी और गंदी सी स्मेल आ रही थी ज़ख्म से। मैंने बच्चे को देखा, मैंने उसके साथ ही उसका सीटी कराया, एमआरआई कराया, सारे उसके टेस्ट वगैरह दोबारा कराए, मैंने चुप करके सारे करा लिए। टेस्ट हुए तो पता चला कि इन्फेक्शन इस दिमाग के अंदर तक फैल चुकी है और जो शंट दूसरी दफ़ा डाला था वो भी ब्लॉक। मैंने इन्हें कहा कि जी पहले नंबर पे तो आप बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ कराएँ और इसकी हम ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसे ना किसी सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दें। मैंने कहा जी आप खुद चल जाएँ, मैं तो किसी सरकारी के साथ एफ़िलिएटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं रेफ़रल लिख देता हूँ। मैंने रेफ़रल लिख दिया, ये सरकारी में चले गए। सरकारी में बेड नहीं था, ये क्या मामला हुआ व्हाट्सएवर, ये दूसरे दिन मेरे पास वापस आ गए। आए कहते डॉक्टर साहब आप ना हमें किसी सस्ते अस्पताल में आप हमें रेफर कर दें, वहाँ से इलाज आप हमारा हमने इलाज आपसे कराना है, लेकिन किसी और अस्पताल में दाखिल करें। मैंने उन्हें एक बात समझाई, मैंने कहा भाई बात सुनो, बिगड़ा हुआ केस है, ये न्यूरो सर्जरी है। कल को आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो आपके ज़हन में ये याद नहीं होगा कि हमने डॉक्टर साहब से कहा था कि किसी सस्ते अस्पताल में इलाज करें। आपको ये याद होगा कि जी डॉक्टर हमारे से इलाज कराया था, हम ठीक नहीं हुए। यही बात आपने मुझे याद कहनी है। उन्हें मैंने खैर अल-राज़ी हॉस्पिटल पे कहा कि आप एडमिट हो, हम आपको ट्रीटमेंट को आगे लेके चलते हैं। ये 2 दिन के लिए एडमिट हुए हैं, उसके बाद फिर वहाँ से भाग गए। पेशेंट की इन्होंने जो था किसी और डॉक्टर से राब्ता किया, वो इनको सरकारी अस्पताल में एक बच्चों वाले वार्ड में इनकी ट्रीटमेंट हुई, गर्दन तोड़ बुखार था जिसका पहले इलाज हुआ। उसके बाद सर्जरी का टाइम आया तो फिर मेरे पास आ गए, कहते डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन आपसे कराना है। हमने पहले बच्चे का शंट रिवाइज़ किया। उसको शंट रिवाइज़ किया तो हमें पूरे का पूरा शंट नया डालना पड़ा क्योंकि वो इन्फेक्टेड था। दूसरी साइड से शंट करना पड़ा। शंट डाला। शंट डालने के 15 दिन के बाद जब उसका ज़ख्म हील हुआ, तो फिर हम उसके पीछे वाले वुंड पे आए। अब पीछे वाला वुंड उसका आधा क्लोज़ हो चुका था, लेकिन अभी भी उससे इन्फेक्शन नहीं गई थी। उसकी दोबारा हमने एमआरआई कराई देखने के लिए कि जो माइलोमेनिंगोसील है उसकी क्या सूरत-ए-हाल है। माइलोमेनिंगोसील के ऑपरेशन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ये होता है कि हराम मगज़ जो फँसा होता है ना, जिसे हम टीथर्ड कॉर्ड बोलते हैं, उसको आपने रिलीज़ करना होता है।
वो पहली एमआरआई पे भी नज़र आ रहा था कि प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं हो पाया था, दूसरी एमआरआई पे भी यही नज़र आ रहा था और जो लास्ट एमआरआई मैंने उस पे कराई थी, उसपे भी फँसा हुआ था। ज़ख्म के अंदर इन्फेक्शन अभी भी थी एमआरआई कंट्रास्ट के ऊपर। बच्चे को हमने ऑपरेट किया और उन्हें ऑपरेशन से पहले पेरेंट्स को बता दिया कि जी इसकी टाँगें जो इस वक़्त माज़ूर हैं, वो टाँगें इसकी नहीं चलने वाली। ठीक है? ये ज़हन में रखें, क्योंकि आपने बहुत लेट कर दिया। इस ऑपरेशन से पहले मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे कीजिए कि आप जाके ना किसी सेकंड या थर्ड ओपिनियन ले लें, तसल्ली से मशवरा करें, क्योंकि अब जल्दबाज़ी वाला टाइम नहीं है। ज़ख्म की हम पट्टी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसके कल्चर वगैरह करा रहे हैं, अब जाके ओपिनियन लें। होता ये था कि मैं ज़ख्म की अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र था कि उस पे इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया ऑपरेशन से पहले, क्योंकि ज़ख्म को हमने साफ करना हो। उन्होंने भी 2-3 लोगों से ओपिनियन ले ली, उनकी तसल्ली हो गई। वो वापस मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब आप ऑपरेशन का टाइम दें। हमने उसे दाखिल किया, हमने उसे ऑपरेट किया। ऑपरेट के बाद वो बच्चा हमारे पास 6 दिन दाखिल रहा। आमतौर पे हम बच्चे को अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ऑपरेट के बाद उसकी हमने एमआरआई कराई, फ़ॉलो-अप पे रखा, बच्चा ठीक हो गया, मतलब जो ठीक हो सकता था, ज़ख्म भर गए, लेकिन उसकी टाँगें अभी तक मज़बूत हैं। आपको पता है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है कि उन्होंने पैसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये महँगा इलाज बता रहा है, सस्ता इलाज कराते हैं। वो एक सरकारी अस्पताल में अपने जो था एक उम्मीद लेके गए थे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में आई एम सॉरी टू से अब की सूरत-ए-हाल मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ये होता था कि जब सेहत कार्ड नया-नया आया था, उस वक़्त ये होता था कि एक पूरा टाउट सिस्टम था। हमें इस चीज़ का इसलिए पता है कि जो मरीज़ खराब होके आते हैं, वो खुद अपने मुँह से बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे हो, हम तो चेक कराने के लिए गए थे। वहाँ पे आगे एक बंदे ने कहा कि वो तुम्हारे सेहत कार्ड पे ऑपरेट करा देते हैं। अभी जो टाउट्स होते हैं, जिन्हें दलाल कहा जाता है, इन्हें पैसे मिलते हैं, रेफरल के पैसे मिलते हैं। हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आपको हर जगह पे ये मिलेंगे। आप कभी जाएँ, एक्सपीरियंस करें, "ओह! नहीं यार, यहाँ पे बड़ा लंबा टाइम है, वो तुम्हें फलाँ डॉक्टर से प्राइवेट करा देते हैं।" ये होता है। मैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में इस तरह के बड़े बिगड़े हुए केसेस देख रहा हूँ। और मैं इस तरह के केसेस को हम ठीक तो करते हैं, लेकिन ये केसेस जब बिगड़ के आते हैं, तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि केस इतना बिगड़ा क्यों? अब इसको जब सारा हमने मैनेज कर लिया, चीज़ें इसकी सही हो गई। पेशेंट जो था, अब इस स्टेज पे ये छोटा बच्चा था, ठीक है, तकरीबन साल का हो चुका था जब हम इसके करके सारा फ़ारिग हुए। इसकी मतलब बच्चे को जब हम ट्रीटमेंट करके फ़ारिग हुए, ज़ख्म भर गए, सारी चीज़ें हो गई, तो इसकी उम्र तकरीबन सवा साल हो गई थी। लेकिन उस वक़्त तक बच्चा निचला धड़ मफ़लूज था। बच्चे के शंट जो था बड़ी मुश्किल से चल रहा था, हाइड्रोसेफ़लस उसका अब कंट्रोल में था। मैंने पेरेंट्स को कैटेगोरिकली एक बात बता दी थी कि ये बच्चा दिमागी तौर पे कमज़ोर रहेगा, क्योंकि इसके दिमाग में जो प्रेशर रहा है, शंट बार-बार ब्लॉक हुए हैं, उसने दिमाग को प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होने दिया। दूसरे नंबर पे जो मैंने पेरेंट्स को बात बताई थी, वो ये बताई थी कि निचला धड़ इसका मफलूज रहेगा और हम इसको ऑपरेट सिर्फ़ उस स्टेज पे इसलिए कर रहे हैं कि इसके ज़ख्म की इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और क्लोज़ किया जा सके। वही सूरत-ए-हाल है। इस बात को अब 3-4 साल हो गए हैं। बच्चा मेरे फ़ॉलो-अप पे कभी-कभार आ जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। क्यों नहीं ठीक हो पाया? क्योंकि जो गोल्डन टाइम था, जो एप्रोप्रिएट उसके ट्रीटमेंट का टाइम था, उस वक़्त ये इधर-उधर फिरते रहे। इन्होंने सस्ते इलाज को चूज़ किया। आप लोग प्लीज़ एक बात याद रखें, ये ह्यूमन बॉडी का मैटर है, ये कोई मज़ाक नहीं है। एंड पे आके आप लोग खर्चा करते हैं, लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। मेरी बातें बड़ी कड़वी लग रही हैं आपको इस वक़्त कि ये क्या पैसों की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ना, आपको अपनी चीज़ें खुद स्पॉन्सर करनी पड़ती हैं। क्योंकि सरकारी अस्पताल में एक हद तक आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। प्राइवेट के अंदर पैराडॉल की गोली जो 8 या 10 रुपए कॉस्ट करती है, उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोई चीज़ फ्री नहीं होती। और इवन आफ्टर ट्रीटमेंट जब आप अस्पताल से एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो बाद में जो हॉस्पिटल के विज़िट्स होते हैं, बाद की जो दवाइयाँ होती हैं, बाद की जो फिज़ियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन होती है, वो भी आपको खुद स्पॉन्सर करनी पड़ती है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप उस स्टेज पे जाएँ कि जहाँ पे आपके मरीज़ की इतनी बीमारी बढ़ जाए कि सर्जरी के बाद भी फंक्शनल रिकवरी कोई ना हो और आप उस स्टेज पे सर्जरी ऑप्ट करें। उससे बेहतर नहीं है कि आप मरीज़ का उस वक़्त ऑपरेशन कराएँ जब बीमारी अभी इब्तिदाई स्टेज पे हो और आपको पेशेंट ट्रीटमेंट से ठीक हो सके। ये बात मैंने उन्हें भी समझाई थी, उन्हें समझ थोड़ी लेट आई थी। इस वीडियो का मकसद आप लोगों में आगाही पैदा करना है कि आप लोगों के मरीज को अगर इब्तदाई तौर पे इलाज से अफाका नहीं हो रहा और आप लोगों को लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन इस पर कोई आ गई है, तो सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं। याद रखें, एंड पे मजबूरी आपने भुगतनी होती, कोई आपके साथ नहीं होता। पाकिस्तान में हेल्थ केयर फ्री नहीं है और सही जगह पर इलाज ये आपका खर्चा नहीं होता, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप अपनी हेल्थ केयर पे कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी उम्र जो आपने कमाना होता है अपनी सेहत और बॉडी के ऊपर कमाना होता है।